everybody, how are you all? Welcome once again to my channel कृष्णा सिंह देव। और आज हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, आपका जो एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इफ यू बिलोंग टू आईसीएसई बोर्ड, आपका एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है विच इज कमर्शियल स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। उसमें से हम लोग इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है वो कुछ चैप्टर्स रिवाइज कर रहे हैं। इनफैक्ट कमर्शियल स्टडीज का रिवीजन भी चालू है, जहां पर मैं आपको फाइनल अकाउंट से क्वेश्चंस करा रही थी। और मैं ये वाला जो रिवीजन है इकोनॉमिक्स का रिवीजन कर रही हूँ। आज जिस क्लास में हम मिल रहे हैं ये इकोनॉमिक्स की क्लास। हम लोगों ने ऑलरेडी एक चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। दैट चैप्टर इज कॉल्ड योर एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डिमांड। एंड सेकंड चैप्टर बच्चों की रिक्वेस्ट पे जिन्होंने बोला था मुझे कि मैम इसे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, तो हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पार्ट में रिवाइज कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली आज का जो पार्ट है वो लास्ट होने वाला है। इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कुछ ज्यादा बचा हुआ है। तो चलिए मैं एक बार आपको क्विक रिकैप दे देती हूँ, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो। एंड आपको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि अगर आपने पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख के आ जाइएगा आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो, क्योंकि उन वीडियोस को देख करके आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग कर रहे हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के अंदर हम लोगों को काफी सारी चीजें देखनी है जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या करा हुआ है उसका एक जिस्ट दे दूं, आपको एक ओवरव्यू दे दूं, सो दैट यू डोंट फील कि हम लोग आज अचानक से क्लास अटेंड कर रहे हैं तो पहले क्या हुआ था समझ में नहीं आ रहा है। तो लेट्स सी पहले हम लोगों ने क्या किया हुआ है। पहले जो हम लोगों ने किया हुआ है, पहले हमने ये सारी बातें पढ़ी हुई है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। भाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टुवर्ड्स व्हाट, जितने फैक्टर्स उसे अफेक्ट करते हैं टुवर्ड्स दैट डिमांड, जो रिस्पॉन्स देती है उसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन डिमांड। हमने लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ ये पढ़ा हुआ है कि डायरेक्शन कौन सा है प्राइस का एंड डिमांड का, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज नहीं पढ़ा है। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज यहाँ आकर हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो डिमांड कैन रिस्पॉन्ड टू द प्राइस, डिमांड कैन रिस्पॉन्ड टू द इनकम एंड डिमांड कैन रिस्पॉन्ड टू द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिन्हें हम रिस्पेक्टिवली ऐसा बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था प्रीवियस क्लासेस में और ये फॉर्मूलाज देख लिए थे। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी वाई क्यू, ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा क्यू इंटू वाई अपॉन क्यू। देन आपके पास क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी भी होती है, वो भी हमने पढ़ लिया था। ये यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कितने तरीके की हो सकती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोगों ने अच्छे से लिख के किया था कि 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकती है। 5 टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने ये पढ़ा था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व जो होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व जो है वो पैरेलल लाइन टू हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सेस होता है, एंड परफेक्टली इनइलास्टिक वो होता है वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सेस। देन उसके बाद आपने पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, जिसे हम यूनिट इलास्टिक भी बोलते हैं, वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। एंड रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक मोर इंक्लाइंड टुवर्ड द एक्स एक्सेस एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द वाई एक्सेस। ये 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने प्रीवियस क्लास तक कर लिया था। आज हम क्या करने वाले, आज हम पढ़ने वाले what are the various factors which affect the elasticity of demand. The various factors which affect elasticity of demand are going to be this, ये जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे। तो सबसे पहले इसमें आता है पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। कितनी पॉसिबिलिटी है कि कंज्यूमर इस गुड के प्रोडक्शन को पोस्टपोन कर सकता है। अगर ये बहुत ही अर्जेंट गुड है जहां पे पोस्टपोनमेंट की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इन दैट केस जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होने वाली है, कम होने वाली है। क्यों वो कम होने वाली है, क्योंकि कंज्यूमर के लिए पॉसिबल नहीं है वेट करने का, फेवरेबल प्राइस आ जाए, ये सब्स्टिट्यूट ढूंढे और फिर उन्हें कंज्यूम करे। जिस प्राइस पे गुड मिल रहा है उसी प्राइस पे आप खरीद लेंगे। हमेशा मैं एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आपका जो पेन पेंसिल वाला पाउच है वो घर पर छूट गया है, तो आप सामने की स्टेशनरी की शॉप से जिस भी दाम पर पेन मिल रहा होगा उसे खरीद लेंगे। वहां पे आप बार्गेन करने या 10 दूसरी शॉप पे ढूंढने नहीं जाएंगे, बिकॉज यू आर इन अर्जेंट और डायर नीड ऑफ दैट पेन पेंसिल एंड अदर स्टेशनरी स्टफ। तो आप तुरंत खरीद लेंगे और अपना काम चला लेंगे, क्योंकि आपके पास पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट नहीं है। लेकिन ऐसा ही किसी नॉर्मल डे पे हो जाए, तो अगर आप किसी शॉप पे जाएं और पेन खरीदने जाएं और आपको पता चले कि ये पेन का जो प्राइस है वो एक्सॉर्बिटेंटली हाई है, तो आप ना खरीदेंगे, आप दूसरी दुकान पे जाएंगे, हो सकता है छोड़ दे, फ्रेंड से मांग के काम चला लेंगे। उस दिन आप खरीदने वाले नहीं है, क्योंकि यू कैन पोस्टपोन दिस कंजम्पशन, आप बाद में किसी दिन उसे ले सकते हैं।
तो डिपेंड करता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट कितनी है, अकॉर्डिंगली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम या ज्यादा होगी। तो क्रक्स क्या निकल के आया कि भाई अगर किसी कंज्यूमर के पास पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट है ऑफ अ पर्टिकुलर आर्टिकल और सर्विस को यूज करने का लेटर ऑन, तो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई होगी। और अगर पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट है ही नहीं, अर्जेंटली उसे अभी ही यूज करना है, इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इन दैट केस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गोइंग टू बी लेसर, उसे रिलेटिवली इनइलास्टिक बोलेंगे। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट बात की प्राइस रेंज कितना है। प्राइस रेंज का मतलब क्या होता है कि गुड कितना सस्ता या कितना महंगा है। तो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टेंड्स टू बी इनइलास्टिक एट वेरी हाई एंड एट वेरी लो प्राइसेस। दोनों ही जगह पर ऐसा होता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गोइंग टू बी लेसर। क्यों? क्योंकि जो बहुत ही सस्ते गुड होते हैं उनके ऊपर हम इतना ध्यान नहीं देते, अगर थोड़ा बहुत प्राइस में इंक्रीज हो भी जाए क्योंकि दे आर वेरी इकोनॉमिक, तो उसके लिए हम लोगों की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उतना ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो रिलेटिवली इनइलास्टिक रहते हैं। और अगर बहुत ज्यादा महंगे गुड है तो सोचो बहुत ज्यादा महंगे गुड खरीद ही कौन रहा है, हाई इनकम ग्रुप के पीपल उनको खरीद रहे हैं, तो उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कम होती है क्योंकि उनको उतना फर्क नहीं पड़ता है कि प्राइसेस क्या है, दे हैव इनफ मनी एट देयर डिस्पोजल। बात करते हैं मॉडरेट रेंज के गुड्स। मॉडरेट रेंज के गुड्स जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे गुड्स की इलास्टिसिटी डिमांड जो है वो हाई होने वाली है। क्यों? क्योंकि इन पे हम अच्छा खासा प्रोपोर्शन ऑफ इनकम भी स्पेंड करते हैं, और ये जो गुड्स है ना तो बहुत सस्ते हैं ना बहुत महंगे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई रहती है, हमें पैसा भी बचाना होता है, उनका कंजम्पशन भी करना होता है। देन नेक्स्ट है हैबिट्स ऑफ कंजम्पशन। कंज्यूमर हैबिचुअल है क्या किसी गुड का? जैसे कि किसी किसी को आदत होती है कि वो सिर्फ कॉफी ही पिएंगे, वो टी को कभी हाथ भी नहीं लगाएंगे, तो फिर कॉफी चाहे कितनी भी महंगी हो, they are going to consume it. Okay, so यहाँ पर हैबिचुअल होने की वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम हो जाती है। और अगर आप हैबिचुअल नहीं है, आपको टी भी चलेगा, कॉफी भी चलेगा, ग्रीन टी भी चलेगा, ग्रीन कॉफी भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, तो इन दैट केस यू विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू द प्राइस एंड आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो हैबिचुअल हो तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस होने वाली है, इफ यू आर नॉट हैबिचुअल देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होने वाली है। नेक्स्ट है whether or not habits of consumption पढ़ लिया हमने। इनकम ऑफ कंज्यूमर, तो नॉर्मली इनकम ऑफ कंज्यूमर हैज, जिनकी हाई इनकम होगी, जो लोग हाई इनकम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होगी, लेसर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, वो आराम से खर्च कर सकते हैं, प्राइस इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट दैट टू मच ऑन दैट। और जो लो इनकम ग्रुप को या मिडिल इनकम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई होगी क्योंकि उनके पास पैसा कम है, तो वो हर एक जगह से क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि अपनी यूटिलिटी को बढ़ाए एंड प्राइस पेड को कम करें। सो दिस इज द रीजन की इनकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हाई है, एंड वेरी रिच पीपल, हाईली रिच पीपल की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कम है। ओके, सो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में सबसे पहले पढ़ा हमने पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। इफ इट इज पॉसिबल टू पोस्टपोन द कंजम्पशन ऑन सम फ्यूचर डेट, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गोइंग टू बी हाई. If it is not possible to postpone the consumption on some future date, then elasticity of demand is going to be less. Price range, if they are very expensive goods and extremely economical good, मतलब बहुत सस्ते या बहुत महंगे गुड्स है, तो इन दोनों केसेस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गोइंग टू बी लेस। और अगर गुड्स जो हैं आपके वो मॉडरेट रेंज के हैं, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई होने वाली है। टॉकिंग अबाउट द हैबिट्स ऑफ कंजम्पशन, अगर कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर गुड के लिए हैबिचुअल है, इन दैट केस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गोइंग टू बी लेस। अगर कंज्यूमर हैबिचुअल नहीं है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गोइंग टू बी हाई। Then if we talk about income of consumer, तो normally income of consumer जिसकी हाई होगी, हाई इनकम ग्रुप को जो बिलोंग करता है, उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कम होने वाली है, एंड लोअर एंड मिडिल इनकम ग्रुप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई होने वाली है। ये हमने पढ़ लिए कुछ पॉइंट्स। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यही सारे पॉइंट्स आई थिंक आपकी बुक में है, मैं एक बार ही आपकी बुक को रेफर कर लेती हूँ। प्रपोर्शनमेंट, कुछ पॉइंट्स और हैं जो कि यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं। एनीवे, इन पॉइंट्स को हम लोगों को रिवाइज कर लेना चाहिए। इन पॉइंट्स को मैं रिवाइज कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर है मैं चला आगे चली गई थी, इसीलिए मुझे मिलाने। यहाँ पर है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। वही मैं सोच रही थी कि जब हम लोगों ने नोट्स बनाए तो ये छूट कैसे गया। चलिए, नहीं छूटा था, यहाँ ही पर था। देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ये कैसे इंपैक्ट करेगा ऑन डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर ज्यादा अवेलेबल है ऑफ अ पर्टिकुलर गुड, तो कंज्यूमर की डिमांड जो है वो इलास्टिक होने वाली, क्योंकि अगर ये गुड महंगा हो गया, इसका दाम बढ़ गया, तो वो दूसरे गुड की तरफ शिफ्ट कर जाएगा।
लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, समझो इंडियन रेलवे, अगर आपको ट्रेन से ही सफर करना है तो व्हाट एवर प्राइस इंडियन रेलवे इज ऑफरिंग यू, यू हैव टू टेक इट, क्योंकि यू डू नॉट हैव एनी अदर सब्स्टिट्यूट, ओनली वन इज रेलवे इज देयर, दैट इज इंडियन रेलवे। तो अगर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट है तो डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हाई होने वाली है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट नहीं है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गोइंग टू बी रिलेटिवली इनइलास्टिक। कमोडिटी का नेचर कैसा है, अगर वो लग्जरी या कंफर्ट है तो यहाँ पे इलास्टिसिटी जो है जो क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर को ऐसी बहुत ज्यादा नीड नहीं है, वो अपने कंफर्ट के लिए, लग्जरी के लिए इन चीजों को खरीद रहा है। लेकिन अगर नेसेसिटी है तो वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिलेटिवली कम होगी, बिकॉज whatever he has income, जो भी प्राइस है at that price he will have to purchase, because necessities के बिना survival possible नहीं। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, कितना इनकम का प्रपोर्शन स्पेंड करते हैं। अगर कोई गुड जो है आपकी इनकम का बहुत स्मॉल परसेंटेज लेता है, लेट्स से न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर क्या है, बहुत ही स्मॉल परसेंटेज ऑफ योर इनकम है, नॉट इवन 1%, तो उसमें क्या होगा कि जो कंज्यूमर है उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है रिलेटिवली इनइलास्टिक रहेगी, क्योंकि बहुत ही कम खर्चा करना पड़ रहा है उसे। लेकिन अगर यही रेंट ऑफ द हाउसेज रहा, तो रेंट ऑफ हाउस नॉर्मली लोग हाई रेंट पे करते हैं, तो यहाँ पर उसकी इनकम का अच्छा खासा परसेंटेज जो है स्पेंड होता है ऑन द इनकम, ऑन द रेंट। तो तब क्या होगा, थोड़ा भी चेंज आएगा रेंट में तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा रहेगी, ज्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे लोग। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इतना खर्च कर रहे थे, अब और महंगा हो गया, तो दे विल स्टार्ट लुकिंग फॉर सब्स्टिट्यूट एंड इलास्टिसिटी हाई रहने वाली। देन नंबर ऑफ यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, आपने टाइप्स ऑफ डिमांड में कॉम्पोजिट डिमांड पढ़ा होगा, तो कितने जगह पर कमोडिटी का यूज होता है। मिल्क का एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, तो अगर मिल्क वगैरह का प्राइसेस में चेंज आता है तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई रहेगी। क्यों? क्योंकि इसका प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से हम इसके यूजेस में चेंजेस बड़ी आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि इन गुड्स के कई जगह यूज होते हैं। लेकिन अगर किसी गुड का एक या दो ही लिमिटेड यूज है, जैसे कि गेहूं, व्हीट फ्लोर, उसका क्या ही बहुत जगह यूज है, रोटी बनाने के लिए मेजरली काम आता है और एक आध जगह और शायद होता हो, लेकिन मेजरली तो सब हाउस होल्ड से रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसके प्राइस में अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया तो हम लोगों को उसका कंजम्पशन कम या ज्यादा अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। वैसे ये व्हीट वाला एग्जांपल ठीक नहीं दिया मैंने, क्योंकि ये एक नेसेसिटी है, तो चलो छोड़ो, व्हीट वाला छोड़ो, और कोई गुड जिसका एक ही जगह इस्तेमाल होता है, एक ही जगह इस्तेमाल होता है, उसके मल्टीपल यूजेस नहीं है, इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी रिलेटिवली इनइलास्टिक। क्यों रिलेटिवली इनइलास्टिक रहेगी? क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके मल्टीपल यूजेस नहीं है। चलिए नेक्स्ट नंबर जो है वो है टाइम फैक्टर का। तो टाइम फैक्टर कैसे प्ले करता है यहाँ पर रोल, तो अगर टाइम फैक्टर मतलब ज्यादा टाइम अवेलेबल है कंज्यूमर के पास सब्स्टिट्यूट ढूंढने का, तो क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई रहेगी कि चलो भाई हम कोई हरी में नहीं है, ये गुड हमें महंगा लग रहा है, हम यहाँ से नहीं खरीदेंगे, हम 10 गुड्स और देख लेंगे और जगहों पर तलाश कर लेंगे कहाँ पर सस्ता मिल रहा है, वहां से खरीदेंगे, तो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई है। लेकिन अगर कंज्यूमर हरी में है, डायर नीड में है और टाइम कम है उसके पास, भाई सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढ पा रहा है, तो वो क्या करेगा, अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कम रखेगा, ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं खरीदेगा, जितने करेगा, जितने पर मिल रहा है गुड्स उतने ही प्राइस पर उसे परचेज कर लेगा। सो दीज वर सम ऑफ द फैक्टर्स स्टूडेंट्स जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं। नाउ यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, राइट वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड लिखकर आ जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन की रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द टॉपिक ओवर हियर, एंड इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो यही वाले फैक्टर्स लिखकर आने हैं, आपको अदर फैक्टर्स नहीं लिख के आने, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, नहीं, वो सब नहीं लिखे आएंगे। वो फैक्टर्स है अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ कमोडिटी, दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे आप काफी अच्छे से पढ़ लेंगे सो दैट यू कैन एक्सप्लेन आंसर वेरी वेरी प्रॉपरली इन द एग्जाम। रीडिंग स्किल्स काफी अच्छी रखिए ताकि आप जब एग्जाम में एक्सप्लेनेशन देने जाएं तो आप कुछ गलत एक्सप्लेन करके ना आ जाए। आई होप आई मेड इट क्लियर। तो अब जो हो गया है, ये क्या हो गया है, हम लोगों ने ये जो डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर था, ये सब ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर। अब हम लोग नेक्स्ट जब भी मिलेंगे हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर तो खत्म हो गया है। ओके, ऑलमोस्ट क्या सभी कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बता दिए थे प्रीवियस क्लासेस में, मैंने ऑलरेडी आपको डिमांड कर्व बना के बता दिए थे। मेरी जो पीडीएफ चल रही थी, आप अगर वो देख रहे होंगे तो उसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें दी हुई थी, वो आपके पोर्शन का
पार्ट नहीं है। यही चीजें अगर आप कॉमर्स में कंटिन्यू करते और करेंगे ही तो आप लोग 11th एंड 12th में पढ़ने वाले हैं। यही सब आईएससी के सिलेबस में दिया हुआ है। तो इसीलिए वो जो मेरे नोट्स बने हुए हैं वो 12th क्लास की नोटबुक से टेक्स्ट बुक से बने हुए, इसलिए आपको कुछ कुछ अलग अलग चीजें दिखाई दे रही होंगी व्हेन आई वाज स्क्रॉलिंग अप एंड डाउन। तो डोंट वरी अबाउट दैट। आपका जो पोर्शन है अभी तक का वो सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक चैप्टर इसी तरह से डिटेल में रिवाइज करूं तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। एंड यस, अगर आपने चैनल को अभी तक शेयर नहीं, अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक करना मत भूलिए। विल मीट वंस अगेन। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जोरों शोरों से जारी रखिए। बस आखिरी के कुछ महीने इस समय अपना पूरा पूरा जोर लगा दीजिए एंड देन यू विल सी आपकी जो मेहनत है उसका रंग जरूर अच्छे से निखरेगा। टिल देन बाय बाय।